बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मौजूदा हुकूमत ने टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं। एक तरफ तो उनकी ऑनलाइन प्रमोशन हो रही है, तो दूसरी तरफ उनकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी हो रही है। 1 मई को हमारी जो जनरल कैटेगरी है उसकी ट्रांसफ़र स्टार्ट होगी। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको ट्रांसफ़र के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, ताकि अगर आप में से कोई भी टीचर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं और वो कौन कौन सी ऐसी अहम बातें हैं जिनको एक टीचर ने मद्देनज़र रखना है। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि ट्रांसफ़र रूल्स क्या क्या हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर कोई भी प्राइमरी स्कूल है, यानी कि जहाँ पर तालीम का लेवल कच्ची से लेके 5th तक है, तो वहाँ पर कितने पीएचडी टीचर्स का स्कूल में होना ज़रूरी है। जैसा कि अगर किसी भी प्राइमरी स्कूल में 1 से 80 तक बच्चों की तादाद है तो वहाँ पर 3 टीचर्स का होना ज़रूरी है, और अगर वहाँ पर तादाद 81 से 120 तक है तो वहाँ पर 4 टीचर्स होंगी, और अगर 121 से 160 तक होगी तादाद तो वहाँ पर पीएचडी टीचर्स की तादाद 5 होगी। इसके साथ साथ अगर हम नॉन प्राइमरी स्कूल्स को देखें, यानी कि वो स्कूल्स के जहाँ पर कच्ची से लेके 8वीं तक की तालीम दी जाती है, तो वहाँ पर कितने पीएचडी टीचर्स का होना ज़रूरी है। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि नॉन प्राइमरी स्कूल्स में जहाँ पर बच्चों की तादाद प्राइमरी सेक्शन में 1 से लेकर 80 तक होगी, वहाँ पर 3 टीचर्स का होना ज़रूरी है, और जब बच्चों की तादाद 81 से 140 तक होगी तो वहाँ पर 4 टीचर्स होंगी, और 141 से 200 तक अगर बच्चों की तादाद है तो वहाँ पर टीचर्स की तादाद 5 होगी। इसके साथ साथ अगर हम 6ठी से लेकर 8वीं तक बच्चों को देखें तो वहाँ पर मंदरजा झैल EST टीचर्स का होना ज़रूरी है। एक अरेबिक टीचर हो, एक फ़िज़िकल एजुकेशन की टीचर हो, ड्राइंग की टीचर हो, कंप्यूटर साइंस अगर किसी भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस की टीचर का होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आर्ट्स की, जनरल कैटेगरी की और इंग्लिश की और उर्दू की, ये सब कैटेगरी मिलाकर सिंगल कैटेगरी बनाई गई है, और इन तमाम कैटेगरीज़ में 2 टीचर्स का होना ज़रूरी है। इसी तरह मैथ साइंस को मिलाकर एक कैटेगरी बनाई गई है और इसमें 1 टीचर का होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो हेड टीचर है उसका भी होना एलिमेंट्री स्कूल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम 9th और 10th के लेवल को देखें तो 9th और 10th लेवल के लिए कंप्यूटर साइंस की 1 टीचर का होना ज़रूरी है। आर्ट्स, इंग्लिश और उर्दू कैटेगरी में 2 टीचर्स का होना ज़रूरी है। साइंस के लिए 1 टीचर, और इसके साथ साथ मैथ और फिज़िक्स के लिए 1 टीचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो कंप्यूटर साइंस की टीचर है वो सिर्फ उन्हीं स्कूलों में ज़रूरी है जहाँ पर कंप्यूटर लैब मौजूद होगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इस बात को मद्देनज़र रखें कि मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन हैं उनको क्या स्कोर दिया जाएगा, तो हर एप्लीकेंट को मंदरजा झैल क्राइटेरिया के मुताबिक स्कोर दिए जाएंगे। जैसा कि सबसे पहले डिस्टेंस है। डिस्टेंस के टोटल मार्क्स 20 हैं, और इसकी डिवीज़न इस तरह की गई है कि 0.50 मार्क्स हैं हर 8 किलोमीटर के बाद, और ये उन लोगों के लिए है जो कि एक ही तहसील के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, और 0.25 मार्क्स हैं हर 16 किलोमीटर के बाद, और ये उन लोगों के लिए है जो कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं। 0.25 मार्क्स हैं हर 24 किलोमीटर के बाद, और ये उन लोगों के लिए है जो कि एक प्रोविंस में यानी कि एक सूबे में अप्लाई कर रहे हैं। डिस्टेंस जो है वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल की बुनियाद पर लिया जाएगा, और डिस्टेंस कैटेगरी में हर एप्लीकेंट को इस क्राइटेरिया के मुताबिक मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि टोटल 20 मार्क्स बनते हैं। अब हम दूसरी कैटेगरी जिसे टेनोर कहेंगे उसको डिस्कस करते हैं। इसके टोटल 30 मार्क्स होंगे। तो इस कैटेगरी में
जो टेनोर की स्टार्टिंग डेट है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन स्कूल है, कि जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी जो भी ज्वाइनिंग डेट है वो आपकी टेनोर की स्टार्टिंग डेट होगी, या आप जो आपकी करंट पोस्ट है उसके ऊपर आप जब से काम कर रहे हैं वो आपका टेनोर की स्टार्टिंग डेट शुमार की जाएगी। इसमें आपके जो पहला साल है उसको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, और इसके बाद फिर हर साल के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि पहले साल के बाद अगर अगला साल आता है, यानी कि अगर आपको जो आपकी करंट पोस्ट है उसके ऊपर काम करते हुए 2 साल हो गए हैं, या आपको मौजूदा स्कूल में काम करते हुए 2 साल हो गए हैं, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह आपका जो टेनोर है उसके लिए मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे, और इसके टोटल मार्क्स 30 हैं। अब हम देखते हैं तीसरी कैटेगरी जिसे सीनियरिटी कहते हैं, और इसके जो मार्क्स हैं टोटल वो 20 हैं, और इसमें आपकी जो सीनियरिटी है वो आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन करंट पोस्ट है उससे शुमार की जाएगी, और हर साल के 2 मार्क्स होंगे इसके भी, और इसी तरह आपको हर साल के हिसाब से मार्क्स जो हैं वो जमा होते जाएंगे, और टोटल मार्क्स जैसे मैंने बताया इस कैटेगरी के 20 हैं। अगर डाइवोर्स की कैटेगरी है तो उसके 15 मार्क्स हैं, डिसेबिलिटी की कैटेगरी के 10 मार्क्स हैं, विडो के 10 मार्क्स हैं, और इसके साथ साथ वेडलॉक के 5 मार्क्स हैं। यहाँ पर एक और बात बहुत अहम है कि अगर आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और मैंने जो ये कैटेगरीज़ आपके साथ डिस्कस की हैं और हर कैटेगरी के जो मार्क्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, प्रमोशन के लिए ये आपके स्कोर कभी भी अकाउंट नहीं होंगे, बल्कि ये स्कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ट्रांसफ़र के लिए ही काउंट किए जाएंगे। एक और अहम बात कि अगर फ़र्ज़ करें एक ही स्कूल में 2 टीचर्स ने अप्लाई किया है और दोनों के स्कोर्स सेम आ रहे हैं, तो फिर किस तरह फैसला होगा कि कौन सी टीचर या कौन सा टीचर एलिजिबल है। तो इसमें 3 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो दोनों टीचर्स के जेंडर को देखा जाएगा, तो फीमेल को मेल की मुकाबले में प्रायोरिटी दी जाएगी, और उसके बाद दोनों टीचर्स की CNIC के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, और जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तीसरा पॉइंट जो अहम है वो ये है कि दोनों टीचर्स के पर्सनल नंबर्स को देखा जाएगा, और जिस टीचर का पर्सनल नंबर छोटा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक टीचर का पर्सनल नंबर 2000 से शुरू होता है और दूसरी टीचर जिसका पर्सनल नंबर 100 से या 200 से स्टार्ट होता है, तो उसमें वो टीचर कि जिसका पर्सनल नंबर छोटे फिगर से या छोटे नंबर से स्टार्ट होता है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब मैं आपके साथ ओपन मेरिट एप्लीकेशंस को डिस्कस करती हूँ कि ओपन मेरिट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको कम से कम जो आपका मौजूदा स्कूल है उसमें 1 साल की सर्विस का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी सर्विस आपके मौजूदा स्कूल में 1 साल से कम है तो आप ओपन मेरिट के लिए और ओपन मेरिट के तहत ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए टीचर्स का 17 स्केल या इससे ऊपर वाले स्केल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आपका स्केल 17 से कम है तो आप अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट में ओपन मेरिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब मैं एक और कैटेगरी आपके साथ डिस्कस करती हूँ जिन्हें के कंपैशनेट एप्लीकेशंस कहा जाता है, और इसमें 4 कैटेगरीज हैं: डाइवोर्स, डिसेबिलिटी, विडो और वेडलॉक। इन चारों कैटेगरीज में जो 2 कैटेगरीज हैं जिनमें वेडलॉक और डिसेबिलिटी है, उन दोनों को एक ही एप्लीकेशन के तौर पर शुमार किया जाएगा, और जबकि बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनको अलग शुमार किया जाएगा। और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनमें सिर्फ आप एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वेडलॉक और डिसेबिलिटी की कैटेगरी को छोड़कर अगर आप डाइवोर्स कैटेगरी के लिए या विडो कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप सिर्फ एक दफ़ा ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो वेडलॉक की कैटेगरी है उसमें भी सिर्फ एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल टाइम्स में आप
उस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं जब आपका जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो। कंपैशनेट कैटेगरी में जब हम विडो और डाइवोर्स कैटेगरी की बात करें तो ये दोनों कैटेगरीज सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कंपैशनेट कैटेगरीज़ के लिए किसी भी स्कूल में टीचर्स की ट्रांसफ़र के लिए मंदरजा झैल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना होगा। मिसाल के तौर पर किसी भी स्कूल में 2 टीचर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी स्कूल में 2 ही टीचर्स मौजूद हैं और उनमें से एक टीचर अगर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगी या वो नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी स्कूल में 2 टीचर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल में 2 PST या ESC टीचर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ किसी भी एलिमेंट्री सेक्शन में 3 EST या SC/SC टीचर्स का होना ज़रूरी है। और जब हम सेकेंडरी स्कूल की बात करें और सेकेंडरी सेक्शन को देखें तो उनमें SST या SSE 2 की तादाद में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपको किसी भी स्कूल में टीचर्स की तादाद के मुताबिक जो भी ट्रांसफ़र की पॉलिसी है उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन दी। अब मैं आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि अगर आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि दोनों टीचर्स की जो भी सर्विस का दौरानिया बाकी रह जाए वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। और ना ही किसी भी टीचर ने प्री मेच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया हो, यानी कि दोनों टीचर्स की सर्विस का रिटायरमेंट जो है उसका दौरानिया अगर बिल्कुल नज़दीक है और दोनों की रिटायरमेंट अगर 1 साल रह गई हो या 1 साल से कम दौरानिया रिटायरमेंट के लिए रह गया हो तो दोनों टीचर्स जो है वो म्यूचुअल सर्विस के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। इसके साथ साथ अगर किसी भी टीचर की प्रमोशन हुई हो और वो प्रमोशन अभी उसको वेरीफाई नहीं किया गया तो भी दोनों टीचर्स जो हैं वो नहीं अप्लाई कर सकती म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। इसके साथ साथ जो पहले मैंने बात बताई है कि अगर दोनों टीचर्स में से किसी भी एक टीचर की रिटायरमेंट का दौरानिया 1 साल से कम रह गया हो तो वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। दोनों के लिए जो ट्रांसफ़र की डेट है उसकी के अंदर एप्लीकेशंस का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ दोनों को जो भी ट्रांसफ़र के रूल्स हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक और अहम बात जो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि अगर कोई भी टीचर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहे तो उसके बाद फिर वो किसी भी और दूसरी कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता या कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर उसने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है तो उसने अपने चांस को अवेल कर लिया है और उसके बाद वो ना तो जो ओपन मेरिट है उस पर अप्लाई कर सकता है या कर सकती है और ना ही कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर और ना ही वो प्रमोशन ग्राउंड्स के ऊपर अप्लाई कर सकती है। और इसके बाद मैं आपके साथ जो प्रमोशन कैटेगरी है उसके हवाले से कुछ अहम इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी कि अगर किसी भी टीचर की प्रमोशन 17 स्केल से 18 स्केल में हुई है तो वो किसी भी जो वेकेंट पोस्ट है SSS की जो कि 18 स्केल का होगा उसमें अप्लाई कर सकती है। और इसका एक ये भी अहम पॉइंट है कि इस सूरत में अगर उस टीचर के सेम स्कूल में ही अगर ये सीट वेकेंट हो तो वो सेम स्कूल में ही 18 स्केल के लिए अप्लाई कर सकता है या कर सकती है। और इसके साथ साथ वो टीचर्स के जिनकी प्रमोशन 18 से 19 में हो वो भी किसी भी वेकेंट पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनके सेम स्कूल में कोई 19 स्केल की सीट वेकेंट है तो वो अपने सेम स्कूल में ही अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों की तादाद के हवाले से जो मैंने पहले पॉइंट डिस्कस किए हैं वो प्रमोशन की सूरत में अप्लाई नहीं होंगे। अब मैं आपके साथ जो जनरल रूल्स हैं कि अगर कोई शख्स जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहे तो उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो उन टीचर्स को
प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हेड टीचर या सीनियर हेड टीचर्स के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उस शख्स को या उस टीचर को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स ओपन मेरिट पे या कंपैशनेट ग्राउंड पे या प्रमोशन के लिए या अगर किसी भी टीचर को सरेंडर किया गया हो तो ये तमाम कैटेगरीज़ के तहत टीचर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें अगर फ़र्ज़ करें किसी भी शख्स को प्रमोशन दी गई है तो इन चारों कैटेगरीज़ में उसी शख्स को फ़ौक़ियत दी जाएगी जिसकी के सीनियरिटी ज़्यादा होगी। और इसमें स्कोर्स की बुनियाद पर ही आपकी सीनियरिटी जो है वो तय की जाएगी। और इसके साथ साथ जो सिर्फ़ एक दफ़ा कोई भी एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है इन चारों या जो भी मैंने कैटेगरीज आपके साथ डिस्कस की हैं उनके तहत किसी भी ट्रांसफ़र के लिए सिर्फ़ एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकता है। और इसके साथ साथ जो फ़ीमेल पीएसटी या ईएसटी टीचर्स हैं वो भी किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकती हैं। इसमें आपको देखना होगा कि मेल टीचर्स सिर्फ मेल स्कूल में ही अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल टीचर्स सिर्फ फीमेल स्कूल में ही अप्लाई कर सकती हैं। और इसके बाद जो किसी भी टीचर्स के एप्लीकेशन को सबमिट करने का टाइम होगा, अगर वो उस टाइम के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि उसने अपने चांस को खो दिया है। या ट्रांसफ़र के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स दरकार होंगी अगर टीचर मुतल्लिका वक्त के अंदर वो प्रोवाइड नहीं कर सकेगा तो उसने अपने चांस को ज़ाया कर दिया। तो व्यूअर्स, अगर आप मंदरजा झैल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको अवेल कर सकते हैं और बिल्कुल सही अंदाज में इसको अवेल कर सकते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जब आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है किसी भी स्कूल से तो जिस स्कूल से आपकी ट्रांसफ़र होती है आप अपने हेड के पास जाएंगे और उस स्कूल की हेड जो स्कूल को एक टैब मिली हुई है और उस पर जो SIS का प्रोग्राम इंस्टॉल है वहाँ पर जाकर आपके मुतल्लिका खाने में जाकर QR कोड को स्कैन करेगी और इस तरह वो अपने स्कूल में से आपको रिलीव करेगी। इसके बाद आप जब नेक्स्ट स्कूल में जाएंगे जहाँ पर आपकी ट्रांसफ़र हुई है वहाँ की हेड भी इसी तरह आपके जो ऑर्डर हुए हैं यानी कि ट्रांसफ़र ऑर्डर हुए हैं उसको स्कूल की SIS जो एप्लीकेशन है वहाँ पर जाकर QR कोड को स्कैन करेगी और आपको अपने स्कूल में ज्वाइन करेगी। तो व्यूअर्स, अगर आप मंदरजा झैल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और मंदरजा झैल पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए किसी भी स्कूल में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो मैंने इन डिटेल आपके साथ ट्रांसफ़र के हवाले से तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करूंगी कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और इसके साथ साथ ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके जितने भी साथी हैं जो कि 1 मई से जो कि हमारी ट्रांसफ़र ओपन होगी उसमें कोई भी चांस अवेल करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।